हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, आपको फिजिक्स में मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सोल्व हो रहे हैं। तो चलो, क्लास नोट्स, अच्छा आपको टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, अब तो बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, काफ़ी बच्चों ने। तो प्लीज़ आप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही चैप्टर ये ख़त्म होगा, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, और उसको फिर हम सोल्व करेंगे एक क्लास लेके। ठीक है। और ये क्या है, ट्रेंडिंग ट्यूटर 9 10, तो भैया बताया था आपको 9th और 10th के लिए चैनल अलग बना दिया है ना। तो जो भी बच्चे इस बार 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई के, वो इस चैनल को आके ज्वाइन कर लो, अपने भाइयों को, बंधुओं को, सबको शेयर कर दो। ठीक है। मैथ्स और साइंस की क्लासेस यहाँ पे होने वाली हैं। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है। तो चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भैया इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। आज है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 6। आई होप आप पिछली 5 क्लासेस करके आए होंगे और आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा, आपने डायमेंशंस को भी अच्छे से रिवाइज किया होगा, है ना। डायमेंशन फॉर्मूले आपने अपने नोटबुक में, आपने A4 साइज शीट पे चिपका लिए होंगे, सब कुछ लिख लिया होगा। तो चलो भाई, उसी के बेसिस पे आपको ये एक होमवर्क दिया था, है ना। लास्ट क्लास में आपका एक होमवर्क था, जो रिलेशन आपको दिया हुआ है P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा, जिसमें आपको बीटा की डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, बीटा के डायमेंशंस बताने हैं क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे P आपका क्या है, प्रेशर है। P प्रेशर, Z डिस्टेंस, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अब देखो, यहाँ पे करने वाले दो बच्चे हैं। अब देखो, ये प्रेशर है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है, तो राइट हैंड साइड भी कंप्लीट क्या होगा, प्रेशर होगा। अब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता है। अच्छा, इसके बारे में भी आपको पता है, एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ये क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। और एक चीज़ और आपको पता है कि पावर भी क्या होती है, पावर भी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। पावर भी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। तो इसी का यूज़ करके अब पावर वाले फॉर्मूले से आपने क्या किया होगा कि अल्फ़ा जेड अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर को M0 L0 T0 के इक्वल पुट किया। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपके कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशन डाला और टेम्परेचर का भी डायमेंशन डाला। बच्चों ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को पीछे से देखा होगा, है ना। बट वहाँ पे अब मैं एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको क्या बता रहा हूँ। ए थीटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, हमने एक रिलेशन लिखा था, किसके बराबर होता है बेटा, एनर्जी के। तो इस के थीटा को मैं एनर्जी नहीं लिख सकता। तो सर लिख सकते हो, है ना। बस मैं ये नहीं कह रहा कि आपके वाला मेथड गलत है। एक क्वेश्चन को करने के पता नहीं कितने मेथड हो सकते हैं, 2 3 तरीके से, 4 तरीके से किया जा सकता है। आप किसी से भी करो, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि हम वो मेथड अडोप्ट करें जिस मेथड से हमारा आंसर जल्दी आए। अब एनर्जी के तो याद है भैया, वर्क डन और एनर्जी बराबर होते हैं। अल्फ़ा मेरा किसके इक्वल आ गया, एनर्जी अपॉन जेड। एनर्जी के M L2T-2, जेड क्या है, डिस्टेंस है, जेड का L। तो अल्फ़ा के डायमेंशन किसके बराबर आया, MLT-2। अल्फ़ा का डायमेंशन किसके बराबर आया, MLT-2 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। फिर हमें निकालना था बीटा का। तो प्रेशर इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन बीटा, और वो जो ई वाला पार्ट है वो तो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, उसको छोड़ देते हैं। तो बीटा किसके बराबर आया, अल्फ़ा अपॉन प्रेशर। अल्फ़ा का अभी निकाला है MLT-2। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, ML-1 T-2, ML-1 T-2। तो यहाँ से ये कैंसिल, M से M कैंसिल। तो बीटा का डायमेंशन किसके बराबर आया, L⁻²। बीटा का डायमेंशन किसके बराबर आया, L⁻²। और अल्फ़ा आपका आ गया
MLT-2। क्लियर है बच्चे? तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्या है ठीक होगा। अब किसी ने कोई कहेगा सर मैंने तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और थीटा की वैल्यू डाली थी, वो भी बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आपका सेम ही आएगा, है ना। बस कई बार अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना याद आया, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर आपको ना याद आया फिर क्या होगा, तो उस वे में हमें थोड़े से रिलेशन याद रखने चाहिए, और रिलेशन याद रखोगे तभी आपके लिए क्या है, ईजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ़ एफ फोर्स है, डी डेंसिटी है, इनको ऐसे रिलेट किया हुआ है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट डी, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन आपको निकालनी है। वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको आंसर को करो, इसका आंसर निकालो, और कमेंट सेक्शन भी भरा करो, कमेंट सेक्शन में लिखा करो यार आपका ठीक है या नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगता है आपके लिए और बढ़िया बढ़िया लेक्चर प्रिपेयर करने में। क्लियर है? चलो आई होप आप सबने ये कर भी लिया होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि बीटा क्या है, डेंसिटी के बराबर है। बीटा क्या है, डेंसिटी के बराबर है। देखो यार हमने एक बात की थी कि जो ये प्लस का साइन है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, दो सेम क्वांटिटीज़ को ही आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बीटा यहाँ पे डेंसिटी के बराबर नहीं है बेटा, बीटा यहाँ पे रूट डी के बराबर है। रूट डी में रूट डी जोड़ोगे तभी आपको क्या मिलेगा, और आंसर में भी क्या मिलेगा, रूट डी ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको यही सीखना था कि यहाँ पे कि सर हमें इस रूट का क्या करना है, लेना है या नहीं लेना है। तो बेटा बिल्कुल आपको लेना है, बीटा डेंसिटी ना होके अंडर रूट डेंसिटी है। तो यहाँ से बीटा के डायमेंशन क्या आएंगे, बीटा का डायमेंशन क्या आएगा, डेंसिटी क्या होती है ml-3, इसकी पावर 1/2, तो m की पावर 1/2, l की पावर -3/2, ये हमारा आया बीटा का डायमेंशन। क्लियर? तो अब f इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन, अच्छा रूट डी करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, रूट डी ही मिलेगा। तो यहाँ से अल्फ़ा के डायमेंशन क्या आएंगे, f इंटू रूट डी, एफ क्या है फोर्स, MLT-2 इंटू रूट डी, m की पावर 1/2, l की पावर -3/2। तो अल्फ़ा की डायमेंशन क्या आएगी, 1 + 1/2 3/2, 1 - 3/2 -1/2, और t की पावर -2। तो अल्फ़ा ये रहा आपका और बीटा ये रहा। बताओ किस किस बच्चे का ये ठीक है? ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे ही इसको सोल्व करना है। क्लियर है? चलो चलो फिर इसी बात पे एक और क्वेश्चन हो जाए, है ना। देखो क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस हो रही है यार, इतने प्रैक्टिस के बाद भी आप स्कूल लेवल को नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि हमारा स्कूल का पता नहीं यहाँ पे मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सिलेबस देखो मैच नहीं करेगा, स्कूल वाले रेल बना के रखते हैं, और हम यहाँ पे जेई के भी क्वेश्चन हमने किए हैं, एडवांस के भी किए हैं, है ना। इस क्वेश्चन इस आई गेस हाँ ये पीपीटी के एंड में, ठीक है, आपके लिए एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है होमवर्क। क्लियर है? जेई एडवांस का आपके लिए एक क्वेश्चन है। चलो ये भी एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बी स्क्वेयर अपॉन बीटा स्क्वेयर log बेस ई 2 बीटा अपॉन बी स्क्वेयर। डायमेंशन निकालने हैं हमें अल्फ़ा एंड बीटा के, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है। अब log वाली टर्म क्या होती है, डायमेंशनलेस। ये पूरी टर्म क्या होगी, डायमेंशनलेस। तो ये टर्म भी क्या है हमारी पूरी की पूरी, log के अंदर जो भी है वो भी क्या है, डायमेंशनलेस। तो यहाँ से मैं क्या पुट करूँगा, 2 बीटा अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो 2 का डायमेंशन, ये भी डायमेंशनलेस, पाई ये भी डायमेंशनलेस, ठीक है, ये दोनों तो क्या है, डायमेंशनलेस। तो मेरा बीटा किसके बराबर आया, वी स्क्वेयर।
वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो बीटा की डायमेंशन क्या निकले? एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू। तो बीटा का डायमेंशन यहाँ से क्लियर है। अब हमें निकालना है अल्फ़ा का। अब ये पूरी टर्म डायमेंशनलेस, तो अल्फ़ा का हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बी स्क्वेयर अपॉन बीटा का स्क्वेयर, यही था। चलो पुट करते हैं। एफ की वैल्यू एम एल टी माइनस टू, है ना। वी की वैल्यू एल टी माइनस वन और उसका उसका स्क्वेयर। बीटा का डायमेंशन क्या निकला था? एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, बीटा इंटू बीटा करके लिख लेते हैं, एल टू टी माइनस टू। सोल्व करने में हमें आसानी मिलेगी। तो अल्फ़ा क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू इंटू एल टू टी माइनस टू अपॉन एल टू टी माइनस टू इंटू एल टू टी माइनस टू। एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू कैंसिल, टी माइनस टू यहाँ से टी माइनस टू कैंसिल, एल बचा, है ना। क्या बचा हमारा? एल बचा। तो यहाँ से मेरे पास एक क्या बचा? एम एल की पावर माइनस वन, टी हमारा सारा कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा की डायमेंशन क्या आ गई? एम एल की पावर माइनस वन। क्लियर है? तो बहुत से क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, जेई मेंस लेवल के भी, एडवांस लेवल के भी, है ना। डायमेंशन फॉर्मूले निकालने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बेटा एक पहला काम क्या करना है, जिस भी टॉपिक पे डाउट आए उस टॉपिक को दोबारा से देख लो। अगर फिर भी डाउट आता है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वहाँ पे आपके डाउट को एड्रेस किया जाएगा, वहाँ पे फिर बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करेंगे जो भी आपका डाउट होगा। क्लियर? तो प्लीज़ बताओ। अब हम चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस सीखा उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? देखो, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला को चेक करने में कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, फॉर्मूला को डेराइव करने में, ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, अब ये वाला पोर्शन आपने किया भी हुआ है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। वहाँ पे हमने यूनिट्स डाली थी, यहाँ पे इन U की जगह, यूनिट्स की जगह हम क्या डाल देंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपने की हुई है। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ, ये सेकंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं और एडवांस के क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलो पहला, ठीक है, पहली एप्लीकेशन, अरे मिनट, ये क्या हुआ? आई गेस कुछ दिक्कत है। ये रही पहली एप्लीकेशन है हमारी, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम स्लाइड्स को थोड़ा सा ठीक कर लें। हमारी ये है पहली है, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। चलो, अब डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला क्या बताता है? जैसे अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या है? एम ए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? फोर्स है। तो राइट हैंड साइड भी क्या बननी चाहिए भैया? इक्वलिटी। तो हम किस साइन, इक्वलिटी का साइन हम कहाँ पे लगाते हैं? जब दोनों क्वांटिटी हमारी क्या हो? सेम हो। तो अगर LHS मेरी फोर्स है तो राइट हैंड साइड भी मेरी क्या होगी बेटा? फोर्स होगी। राइट हैंड साइड भी क्या होगी? फोर्स होगी। अगर राइट हैंड साइड में फोर्स के अलावा कुछ और आ गया, मान लो फोर्स के अलावा एक्सेलरेशन आ गई, है ना। आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की, आपने राइट हैंड साइड सोल्व की। लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका फोर्स का डायमेंशन आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या आ गया? एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया। तो मीन्स वो फॉर्मूला क्या है आपका? गलत है। वो फॉर्मूला क्या है? गलत है, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फोर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन LHS
फोर्थ है, फोर्स की डायमेंशन क्या हुई, MLT-2। तो मेरी राइट हैंड साइड को जब मैं सोल्व करूँगा तो डायमेंशन भी क्या आनी चाहिए, MLT-2। मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2। अब लिखने का तरीका भी थोड़ा सा यही है, अलग अलग ब्रैकेट्स में करके लिख रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ से मेरी MLT-2, RHS भी क्या बनी, MLT-2। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS क्या आई हमारी, बराबर आई। कैसे आई बेटा, यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान से लिखना। LHS RHS बराबर हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसको, LHS और RHS बराबर तो है लेकिन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आपको बताऊंगा कि डायमेंशन क्या कह रहे हैं हम। डायमेंशन के लिए हम D लगाएंगे, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। अब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ दिस इक्वेशन F इज इक्वल टू MA। ठीक है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है मैं नहीं कह रहा। अब कहोगे सर फॉर्मूला तो यही होता है, F इज इक्वल टू MA, बचपन से यही हमने पढ़ा है। बेटा यही आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, और भी अच्छी बात है। लेकिन जब आप डायमेंशनल करेक्टनेस बता रहे हो तो आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसका रीज़न देखो क्या है। अब मैं एक काम करता हूँ, हम एक नई इक्वेशन चेक करते हैं। FA इज इक्वल टू MA साइन थीटा। F is equal to MA sin theta. Check whether the equation is dimensionally correct or not. Check whether the equation is dimensionally correct or not. अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आनी चाहिए। LHS में मेरी डायमेंशन किसकी आएगी, फोर्स की, MLT-2। क्लियर है। RHS में सोल्व करता हूँ, RHS में क्या है, MA साइन थीटा। M की डायमेंशन, मास की डायमेंशन M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2। साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है तो यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं आई। अब क्या आया, MLT-2। LHS और RHS सेम आ रही है तो हम क्या लिख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। और क्या लाइन लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये इक्वेशन ठीक है। क्या ये इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट है, अब आप बताओ मेरे को। ठीक है, आप बताओ क्या फोर्स का फॉर्मूला MA साइन थीटा होता है या MA होता है। अभी लास्ट में हमने MA निकाला था तब भी डायमेंशन ऑफ LHS RHS के बराबर आया था। अब हमने MA साइन थीटा निकाला तब भी क्या आ रहा है, डायमेंशन LHS और RHS का बराबर आ रहा है। तो इन दोनों में से दोनों ही इक्वेशन ठीक है। तो बेटा कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट होती है वो ये नहीं बताती कि इक्वेशन एक्चुअल में भी करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला एक्चुअल में करेक्ट नहीं है लेकिन डायमेंशनली ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहां पे मैं क्या नोट करके लिख रहा हूं, हियर फॉर्मूला इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। फॉर्मूला हमारा एक्चुअल में करेक्ट नहीं है बट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, या इक्वेशन को भी हटाओ, बट इट इज डायमेंशनली करेक्ट।
इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ से आपने क्या बात सीखी, अगर कोई बच्चा चेक करके कहता है कोई इक्वेशन कि भैया ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो क्या वो इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट होगी? है भाई, क्या वो फॉर्मूला एक्चुअल में करेक्ट होगा? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और मे नॉट भी एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बहुत बढ़िया सा नोट क्या लिखेंगे, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला में और मे नॉट बी, में और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। डायमेंशनली जो करेक्ट है वो एक्चुअल में करेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो इस चीज़ को भैया आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको लिख के आना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख के आना होती है ये चीज़ कि आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर आपकी इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को कभी भी एक्चुअल करेक्ट मत बोलना। ठीक है, लेकिन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है भाई, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो तो हमेशा ही इनकरेक्ट होगी। जो चीज़ डायमेंशनली ही ठीक नहीं है वो चीज़ तो बेटा एक्चुअल में भी ठीक नहीं होगी। बात और समझे, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला या इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। समझ आई बात? तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि हम बेटा डायमेंशनली करेक्ट को तो क्या हो रहा है, चलो डायमेंशनली करेक्ट को एक्चुअल करेक्ट बोलेंगे? नहीं। डायमेंशनली इनकरेक्ट को एक्चुअली इनकरेक्ट बोलेंगे? हाँ। ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट को हम इनकरेक्ट ही बोलेंगे। चलो चेक करते हैं। अब कैसे पूछेंगे वो, ऐसे पूछेंगे चेक द फॉर्मूला whether they are correct or not, whether they are correct or not, कि क्या ये ठीक हैं या नहीं है। क्लियर? जैसे पहला है पोटेंशियल एनर्जी, पीई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पहले पूरा लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, और सेकेंड यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम जी एच। ठीक है, तो डायमेंशन चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टू टी माइनस टू। राइट हैंड साइड में एम के डायमेंशन, मास का डायमेंशन एम जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एल टी माइनस टू। एच क्या होती है यहाँ पे, हाइट, तो हाइट का डायमेंशन क्या आएगा, एल। तो इसको सोल्व करके क्या आया, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ से हमने देखा डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। तो क्या ये फॉर्मूला एक्चुअली करेक्ट है? उन्होंने पूछा क्या है, देखो चेक द फॉर्मूला वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, फॉर्मूला पूछा है। तो हम क्या एक्चुअल में बता पाएंगे ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। जब भी करेक्ट आ जाए, इक्वल टू आ जाए, तो ये लाइन आपको ज़रूर लिख के आनी है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, सेकेंड
डायमेंशन ऑफ LHS एनर्जी का अभी निकाला, mL2T-2। डायमेंशन ऑफ RHS, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं। मास का m, g का LT-2 और h का l। तो यहाँ पे भी हमें देखने को यही मिल रहा है mL2T-2। तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। बताओ, ठीक है, आपके भी यही चीज आई? क्लियर? चलो आगे चेक करते हैं। अब यही इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT पढ़ी हुई है सबने, क्लास 9th की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर की, है ना। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। A एक्सेलरेशन, T टाइम, T टाइम। करो इसको, चेक करो, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके इसको चेक करो जल्दी से। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं सोल्व करता हूँ इसको। डायमेंशन ऑफ LHS में क्या है? V, ठीक है। V की डायमेंशन के बराबर होगा, तो V की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। तो LHS में क्या आया मेरा? LT-1। अब RHS, बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये प्लस साइन का क्या करना है ना, या मल्टीप्लाई का क्या करना है? तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या करना है, आपको याद रखना है। तो RHS में क्या है? U है, U की डायमेंशन LT-1 वेलोसिटी ही है, प्लस A की डायमेंशन LT-2, T की डायमेंशन T LT-1, प्लस यहाँ पे LT-2 इंटू T करेंगे, क्या आएगा? LT-1। इसको सोल्व करके क्या आएगा भैया? LT-1 में LT-1 ऐड करोगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपको? LT-1। तो DRHS, डायमेंशन ऑफ RHS भी क्या है हमारी? LT-1। तो डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS. Then we can say that this is dimensionally correct. This is dimensionally correct. ठीक है, क्लियर है? बताओ किस किस का ये ठीक आया? चलो, जिसका भी ठीक आया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जिसका ठीक नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे 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 आपकी इक्वेशन सोल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, बस रिवीजन करते रहो। चलो एक और इक्वेशन करते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो UT वही पिछले वाला है सब कुछ। S क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। S क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है? नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है अगली बेसिक मैथ्स के बाद नहीं, फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर तो यही है, सेकंड चैप्टर जो है आपका मोशन इन 1D, ठीक है, उसमें हम देखेंगे। तो हम ना एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर उसी को बोल देते हैं मोशन इन 1D, क्योंकि काइनेमेटिक्स ना वहीं से स्टार्ट हो रही है। चलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन S की डायमेंशन के बराबर होगी, मीन्स L डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L। राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करें, U की डायमेंशन LT-1, इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, टाइम T, प्लस हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, A LT-2 और टाइम का स्क्वायर 2।
तो यहाँ से एल टी माइनस वन इंटू टी क्या बचा एल, प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी टू क्या बचा एल, और जब लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो भैया क्या मिलेगी, लेंथ ही मिलेगी। तो डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। ठीक है, तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आपको ज़रूर लिख के आना है पेपर में, क्लियर है। और एक मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे एस एन एथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकेंड, एन एथ सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए यू वही है, ए एक्सेलरेशन ही है, एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है यहाँ पे टाइम, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, क्लियर है, क्लियर है। ये आप सोल्व करके लेके आओगे, जहाँ से भी देखना है इसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। एक बार इसको ज़रूर आप सोल्व करने की कोशिश करना, क्लियर। चलो और हम चेक कर लेते हैं, जैसे एक है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, धागे में वेव की वेलोसिटी क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2h अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है, 1/2h अंडर रूट टी बाई म्यू। यहाँ पे h क्या है, हाइट, टी क्या है, टेंशन, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमारी क्या है, वेलोसिटी, है ना। क्या है ये फॉर्मूला किसका है, वेलोसिटी का। तो डायमेंशन ऑफ एल एच एस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। डायमेंशन ऑफ आर एच एस देखो 1/h है, इसका डायमेंशन देखो, 1 का कोई डायमेंशन नहीं, 2 का कोई डायमेंशन नहीं, तो h डिनोमिनेटर में है, h का क्या आ गया l, अंडर रूट टेंशन। अब टेंशन का बच्चों को याद आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो टेंशन क्या भी होती है, एक तरह की फोर्स होती है, टेंशन इज अ फोर्स, और फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2, क्लियर। अब यहाँ पे मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ करोगे तो इसका क्या आएगा, ml माइनस वन, इसका क्या आएगा ml माइनस वन, m से m कैंसिल हो गया, ये l2t माइनस 2 बचा, 1/l अंडर रूट l2t माइनस 2। अब अंडर रूट से बाहर आके ये क्या बचेगा, m/l, m/l इंटू एल टी माइनस वन, एल से एल कैंसिल, तो डायमेंशन ऑफ आर एच एस क्या आया, टी माइनस वन, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, क्या आया, नहीं आया, तो दिस इज इनकरेक्ट, सीधा लिखो, डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, ठीक है। ये क्या है, गलती है, क्योंकि बेटा डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट, हमेशा ही ये इनकरेक्ट रहेगी। सर अभी तो आपने कहा था वेव की जो वेलोसिटी होती है स्ट्रिंग में उसका फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने कब कहा था कि मैंने सही बताया है भाई, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं आपको सही फॉर्मूला बता रहा हूँ, समझ आई बात। तो आई होप आपको डायमेंशनली चेक करना आ गया कि कौन सा फॉर्मूला ठीक है, कौन सा फॉर्मूला ठीक नहीं है, ठीक है। पहली एप्लीकेशन आपको क्लियर है, सेकेंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पे हमें डराइव करना है। तो फॉर्मूला कैसे डराइव करेंगे, है ना, ये इक्वेशन क्या कहती है, ये एप्लीकेशन क्या कहती है। देखो इसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज को डराइव करने के लिए।
we use dimensional analysis, we use dimensional analysis to derive a formula, to derive a formula। ठीक है, अब ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर ही बेस करता है। अब कैसे डराइव करेंगे? मान लो आपको एक x है, उसका आपको फॉर्मूला डराइव करना है। x कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताना है, तो वो ये बताएंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। मान लो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, A, B, C। ठीक है, अब आपने बचपन में 2 टर्म्स पढ़ी हुई हैं, A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे B की वैल्यू बढ़ेगी A की वैल्यू भी बढ़ेगी। यहाँ पे B की वैल्यू बढ़ेगी तो A की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब हमने ये कहा कि ये फिजिकल क्वांटिटी x A पे भी डिपेंड कर रही है, B पे भी डिपेंड कर रही है, C पे भी डिपेंड कर रही है। कैसे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें तो नहीं पता सर, है ना, हमें तो नहीं पता। अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, b की पावर -1। क्या ये चीज़ लिखना वैलिड है या नहीं है? वैलिड है ना अभी? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, B, C, A, B, C, A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, B के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सर फॉर्मूले तो ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने एक फॉर्मूला तो ये भी पढ़ा हुआ है, v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे तो पावर 2 है, अब यहाँ पे पावर क्या होगी हमें नहीं पता। पावर मान लेना यहाँ पे P, Q, R, कुछ भी पावर मान लेना। अब आपको क्या करना है, इन पावर की ही वैल्यू निकालनी है। अब जैसे, अब सर फॉर्मूले में तो डिनोमिनेटर में भी कुछ आता है ना। यहाँ तो सारे के सारे आपने न्यूमिनेटर में ही ले रखे हैं, या किसी की पावर माइनस में आ गई तो वो चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाएगी, है ना। किसी की भी चीज़ अगर पावर किसी की भी नेगेटिव आ गई तो वो अपने आप कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अब ये चीज़ आपको समझ आएगी क्वेश्चन से, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। देखो, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ P इज़ द प्रेशर ऑफ गैस एंड रो इज़ द डेंसिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। कह रहे हैं P, कोई गैस का प्रेशर है P, उसकी डेंसिटी है D, डायमेंशन निकालना है हमें वेलोसिटी का, है क्या बात है। प्रेशर दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, डायमेंशन निकालना है वेलोसिटी का, या फॉर्मूला निकालना है वेलोसिटी का। ठीक है, फॉर्मूला पूछो डायमेंशन पूछो, एक ही बात टर्म हो जाएगी, सेम सेम ही आएंगे। अब इन्होंने क्या बताया है कि भैया जो वेलोसिटी है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर पे भी डिपेंड कर रही है और डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लेंगे हम तो, वेलोसिटी का v डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p और रो के। अब p की पावर a ले लेते हैं, रो की पावर क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक चीज़ आपको और पता होगी कि भैया अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है, फैंसी नहीं बनाते, सिंपल सा k, p की पावर a, रो की पावर b। अब सर ये कांस्टेंट का क्या करना है? भैया कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, इसको एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में हमें नहीं पता, इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो पता है कि भैया अगर लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, वेलोसिटी के बराबर ही होगी। तो कहीं ना कहीं सोल्व करके वेलोसिटी ही आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन पुट करो, LT-1, k की डायमेंशन हमें नहीं पता, p क्या है, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, ML-1 T-2,
इसकी पावर ए, ठीक है। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ml-3, इसकी पावर d। अब क्या करना है आपको, m की, l की और t की पावर्स को इक्वेट करना है, ठीक है। इक्वेट द पावर्स ऑफ या एक्सपोनेंट्स ऑफ m, l एंड, ठीक है। यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हो, m, चलो अगले पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m0 l t-1, और इधर क्या बनेगा, k था, m की पावर a और b, बेस सेम, पावर ऐड, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। m की पावर a प्लस b, सिमिलरली l की पावर -a -3b, l की पावर -a -3b, और t की पावर -2a, और यहाँ पे t नहीं है, बस t की पावर क्या है, -2। अब कंपेयर कर दो, m को m से, l को l से, और t वाली को t से। तो यहाँ से m को m से कंपेयर करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू क्या आई, 0। l को कंपेयर करने से -a -3b की वैल्यू क्या आई, 1। यहाँ पे क्या है बेटा, 1। और -2a की वैल्यू क्या आई, -1। तो माइनस है, माइनस साइन कैंसल, a की वैल्यू क्या आई, 1/2। a की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से b की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू -1/2। बताओ क्लियर है, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, तो वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में पुट करो। वेलोसिटी हमने क्या मानी थी, v इज इक्वल टू k e की पावर a रो की पावर b। a की वैल्यू हमारे पास आई 1/2, b की वैल्यू आई -1/2। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू k p की पावर 1/2 रो की पावर -1। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, है ना। अच्छा पहले इसको ऐसे लिखें, k p की पावर 1/2, रो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ नीचे ले जाके 1/2। अब k अंडर रूट p अपॉन अंडर रूट रो, और इसको इकट्ठा करके लिखें तो k अंडर रूट p बाय रो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, k अंडर रूट p अपॉन रो। क्लियर है। तो ऐसे हम फॉर्मूले को डराइव करते हैं। अब यहाँ से ये आपके मेंस में भी पूछी जाती है, और ये आपकी बेटा किस में पूछी जाती है, एडवांस में भी पूछी जाती है। यस, एडवांस पे भी क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो एप्लीकेशन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पे ही कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी। टाइम के लिए हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है सिंपल पेंडुलम का, जो टाइम है में पॉसिबली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे यहाँ से पहली इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि मेरा जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, लेंथ के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अब कैसे है, उसके लिए मुझे इनकी पावर माननी पड़ेगी। लेट ए बी एंड सी बी द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हुआ। तो अगर हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। सर आपने पिछले क्वेश्चन में भी के लिया था और के के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बेटा हम बता भी नहीं सकते। डायमेंशनल एनालिसिस की ये एक ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पे जब फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं तो फॉर्मूले की डराइव करते वक्त हम कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे।
ठीक है, कांस्टेंट के बारे में हम कुछ भी नहीं बता पाए। तो अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा था भाई, कि दोनों तरफ क्वांटिटीज़ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हमारे पास क्या है, एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ के, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। सबके क्या करो, डायमेंशन डालो। टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी, तो इसको एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी वन ऐसे लिख लें, क्योंकि बाद में हमें कंपेयर करना है। मास के लिए एम, तो एम की पावर ए, एल, एल क्या है, लेंथ, तो एल की पावर बी, और जी क्या है, जी का डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस वन पावर सी। तो इधर से अगर हम देखें तो एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर माइनस सी, और इधर एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी की पावर वन। कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करने से ए की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो, बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो, और माइनस सी की वैल्यू क्या आई, वन। एक मिनट यहाँ पे गलती होने वाली थी, टी की पावर माइनस टू, ठीक है, टी की पावर माइनस टू, या माइनस टू सी हो जाएगा, माइनस टू सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आई, माइनस वन बाई टू, सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू, तो बी की वैल्यू क्या आई, प्लस वन बाई टू, और ए की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो। तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, ए, बी और सी की वैल्यू पुट करें। टाइम कैसे डिपेंड कर रहा है भाई, टी इज इक्वल टू के, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। ए की वैल्यू आई ज़ीरो, बी की वैल्यू आई वन बाई टू, सी की वैल्यू आई माइनस वन बाई। तो वैल्यू पुट करो, के, एम की पावर ज़ीरो, एल की पावर वन बाई टू, जी की पावर माइनस वन बाई टू। एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, के इंटू वन, एल की पावर वन बाई टू, एल की पावर वन बाई टू को अंडर रूट एल लिखेंगे और इसको अंडर रूट जी लिखेंगे, तो इसको कंबाइन करके के अंडर रूट एल बाई जी हो गया। सर यहाँ पे मास तो आया ही नहीं, वो तो कह रहे थे मास पे डिपेंड कर रहा है, उन्होंने बता दिया था मास पे डिपेंड कर रहा है, बट फॉर्मूले में मास नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन निकालने आए कि कैसे निकाले जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन पे चलेंगे, और फिर एक लेक्चर और आएगा आपके पास, और ये चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब जो बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसमें जेई मेंस एडवांस के हिसाब से तो एरर वाला पार्ट भी है, मेजरमेंट वाला पार्ट भी है ना, बट स्कूल में नहीं है वो, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, एरर मेजरमेंट, ये जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट में करेंगे हम, ठीक है, या फिर बीच में 3-4 चैप्टर होने के बाद हम एरर और मेजरमेंट को सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए ये फर्स्ट चैप्टर इनफ है, कंप्लीट हो गया। और थोड़ा सा ऑफलाइन का काम ज़्यादा चल रहा था क्योंकि अभी एडमिशन्स होते हैं, तो वहाँ पे बिजी थे, लेक्चर लेट भी हुए हैं, तो अब हम अपने लेक्चर्स को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे आपके, इसके बाद बेसिक मैथ्स और फिर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वाला जो पोर्शन रहेगा मेजरमेंट वाला वो बीच में आएगा या एंड में आएगा। चलो, द स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। ओहो भैया, एक सिस्टम है कोई, है ना, अब हमने कहा था कोई भी सिस्टम तो बना सकता है, ठीक है भैया, किसी ने भी सिस्टम बना लिया। अब हमारे सिस्टम में जो एसआई सिस्टम है उसमें तो हम मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट लेके चलते हैं, और इसी के हिसाब से सारी क्वांटिटीज़ हमने क्या की हुई हैं, डराइव की हुई हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक नया सिस्टम लिया जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड ऑफ लाइट सी को फंडामेंटल यूनिट माना गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल यूनिट माना गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे लिखते हैं, कैपिटल जी से, और क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट
इसको क्या माना है, फंडामेंटल माना है। ई स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस किस को याद है इसका, नहीं तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो पेज पलट के देखने पड़ेंगे, और ये दोनों ही आदत गंदी हैं, ठीक है। निकालने वाली तो फिर भी ठीक है, पेज पलट के अगर आप देख रहे हो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। और एच ई बाई वी, तो एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। सर आप भी तो निकाल के देखते हो, हाँ मैं जल्दी निकाल के देख लेता हूँ, मन में निकाल के देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं अब इस नए सिस्टम के अंदर, इस नए सिस्टम के अंदर टाइम की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। मतलब टाइम एक डराइव्ड क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनेगा, कोई भी डराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनेगी। तो सर आपको कैसे पता टाइम डराइव्ड क्वांटिटी है, भैया नए सिस्टम में तो ये तीन ही तो हमारी फंडामेंटल हैं, यही तो बोला है उन्होंने, द स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, इन्हीं को तो फंडामेंटल लिया है, तो टाइम ड्राइव होगा। और ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल से ही मिलके भी नहीं है, तो मीन्स टाइम जो है हमारा वो इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है, सी पे, जी पे और एच पे। इनकी पावर निकाल लेते हैं, है ना। ए बी सी नहीं लिखता मैं, डी लिखता हूँ, क्योंकि सी से फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, दो दो सी हो जाएंगे। तो टाइम इज इक्वल टू के, सी की पावर ए, जी की पावर बी और एच की पावर डी। क्लियर। अब इनके डायमेंशन डालो, टाइम का हम कैसे डालेंगे, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो इज इक्वल टू के, यहाँ पे डायमेंशन किसका, एल टी माइनस वन की पावर ए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू की पावर बी। और प्लैंक्स कांस्टेंट एम एल टू टी माइनस वन की पावर डी। पावर इकट्ठी करें, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो इज इक्वल टू के, एम की पावर माइनस बी प्लस डी, एम की पावर क्या है, माइनस बी प्लस डी। पावर ध्यान से लिखना, एल की पावर ए प्लस थ्री बी प्लस टू डी, और टी की पावर माइनस ए माइनस टू बी माइनस डी। कंपेयर करो, कंपेयर करने से b माइनस डी, बी प्लस डी की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो। a प्लस थ्री बी प्लस टू डी की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो। टाइम 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 वैल्यू तो वन। और माइनस ए माइनस टू बी माइनस डी की वैल्यू क्या आई, वन। तो यहाँ से b और d क्या है, बराबर है, b और d क्या है, बराबर है। b और d बराबर हैं तो ये दो इक्वेशन हमारी बनेंगी। यहाँ पे मैं b की टर्म में ही अगर बनाऊँ, a प्लस फाइव बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे भी माइनस ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन। क्लियर, क्लियर है। तो यहाँ से सोल्व करें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू बी की वैल्यू आई वन बाई टू, ठीक है। b की वैल्यू क्या आई, वन बाई टू। d की वैल्यू वन बाई टू आई तो d की वैल्यू भी क्या आएगी, वन बाई टू। और इन दोनों की वैल्यू वन बाई टू आई तो a की वैल्यू a प्लस थ्री बाई टू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फाइव बाई टू। ये काम तो आपके लिए आसान ही है, a b और c की वैल्यू निकालना, है ना। चलो अब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन। टाइम इज के, c की पावर a, g की पावर b और h की पावर d। a की वैल्यू आई माइनस फाइव बाई टू, b की वैल्यू आई वन बाई टू, और d की वैल्यू भी क्या आई, वन बाई टू। तो टाइम का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, के c की पावर माइनस फाइव बाई टू, जी की पावर वन बाई टू, डी की पावर वन बाई टू। ये हमारे पास टाइम का एक्सप्रेशन आएगा। इसको और कुछ तरीके से अरेंज करके हम नहीं लिख पाएंगे, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो आई होप आपको दूसरी एप्लीकेशन भी समझ आ गई है कि हम फॉर्मूले कैसे डराइव करते हैं। और इसी बात पे आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मोमेंटम बिल्कुल सेम है, यहाँ पे मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली हैं, और हमें एनर्जी को बताना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक है। एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आएगा वो हमें सिंपल सा बताना है। बिल्कुल सेम डिटो
वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सोल्व किया। चलो थर्ड एप्लीकेशन क्या है भैया? कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन हमें पता है, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होती है वो कैसे लिखते हैं, उसकी एक वैल्यू होती है और की एक यूनिट होती है। वैल्यू को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने बोला था एन यू हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एन यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एन यू कांस्टेंट है तो यहाँ से n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये हम कर सकते हैं, फॉलो किया जा सकता है ये, है ना। तो बस इसी का अब हम यूज़ करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन था, है ना, जब हमने फिजिक्स का ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आई गेस पहला क्वेश्चन कन्वर्जन का यही था कि 1 न्यूटन को सीजीएस में हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन क्या है? हमारा एसआई सिस्टम में है, हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो एक सिस्टम हमने ये ले लिया, हमारे लिए ये क्या है? सिस्टम 1, और ये क्या है? हमारा सिस्टम 2। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1, और यूनिट ना रख के अब हम यहाँ पे डायमेंशन रखेंगे। तो m1 L1 T-2 T1 की पावर -2, क्योंकि फोर्स है ना ये। 1 न्यूटन क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स की हमने डायमेंशन रखी, इज इक्वल टू n2। अब फोर्स तो फोर्स के ही बराबर आएगा, है ना, फोर्स लेंथ के बराबर तो आएगा नहीं, मतलब यहाँ पे भी जो डायमेंशन होगी वो भी किसके बराबर होगी? फोर्स के ही बराबर होगी। सिस्टम 2 है तो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्ट क्या लगा दिया? 2 लगा दिए। अब हमें n2 की वैल्यू चाहिए, n2 इज इक्वल टू 1 m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 की पावर -2। अब ऊपर वाला S1 सिस्टम 1 क्या है? हमारा SI है। सिस्टम 1 क्या है? हमारा SI है। जाना हमें किस में है? CGS में। तो SI की वैल्यू हम CGS में लिखेंगे। m1 SI में किलोग्राम होता है, और किलोग्राम, चलो लिखते हैं, एक स्टेप और करेंगे एक्स्ट्रा, किलोग्राम अपॉन ग्राम, लेंथ मीटर अपॉन सेंटीमीटर, क्योंकि L2 सिस्टम क्या है? हमारा CGS है। ये सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। क्लियर इतना बात? बताओ भाई, इतनी बात क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? हमें चाहिए CGS। MKS को CGS में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम को हम ग्राम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड था ही, है ना। 1 सेकंड यहाँ पे, 1 सेकंड यहाँ पे, इसकी पावर -2, ये कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो क्या आया? 1 × 10⁻³ इंटू 10⁻²। 1 की पावर -2 करोगे 1 ही आएगा, तो n2 कितना आया? 10⁵। n2 की वैल्यू क्या आ गई? 10⁵। जब आपने पहले किया था तब भी यही आया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। तो यूनिट से कर लो या डायमेंशन से कर लो, बात एक ही है, बस अब यहाँ पे यूनिट की जगह हमें क्या डालनी है? डायमेंशन डालनी, ठीक है। यूनिट की जगह क्या डालनी है? डायमेंशन हमें पुट करनी है। चलो एक और क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 × 10⁻34। फाइंड इट्स वैल्यू इन अ सिस्टम इन विच लेंथ इज ट्वाइस, टाइम इज हाफ ऑफ द इनिशियल। लेंथ डबल है, टाइम हाफ है। समझ रहे हो? हमारे पास एक सिस्टम है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 6.6 × 10⁻34। हम उसको सिस्टम ले लेते हैं, एक n1 u1 इज इक्वल टू n2 q2। अब प्लैंक्स कांस्टेंट को किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो बेटा डायमेंशन तो उसकी सेम ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम n1 की वैल्यू ले लेते हैं 6.6 × 10⁻34, और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL2T-1। तो फर्स्ट सिस्टम है तो फर्स्ट के लिए सब्सक्रिप्ट फर्स्ट लगा दिया। n2 की हमें वैल्यू चाहिए, डायमेंशन इसकी यही रहेगी, m2 L2 की पावर 2 T2 की पावर -1। क्लियर यहाँ पे? अब हमें n2 की वैल्यू निकालनी है, 6.6 × 10⁻34 इंटू m1 अपॉन m2।
L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर और T1 अपॉन T2 की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू N2। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि जो नया सिस्टम है उसमें लेंथ जो है ट्वाइस है। इसके ट्वाइस होगी, जो हमारा ऐसा ही सिस्टम है उसके ट्वाइस होगी। मीन्स L2 नए सिस्टम में L2 है, इज ट्वाइस ऑफ L1, है ना। और टाइम क्या है, हाफ है, T2 इज हाफ ऑफ T1, ठीक है, यही चीज़ होगी। तो चलो पुट करते हैं। N2 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 M1 मीटर, तो लेंथ डबल, सॉरी M kg है, मास kg, और kg मास के बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो मास तो सेम ही रहेगा। L1 मीटर अपॉन लेंथ डबल है और इसकी पावर 2 सेकेंड, और ये क्या है, टाइम हाफ है, इसकी पावर माइनस। तो kg से kg कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 इंटू 2 की पावर -1, या इसको क्या लिखेंगे 1/2। तो N2 की वैल्यू कितनी आई, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 8। ये क्या आया, हमारा आंसर आया। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, सोल्व करके एग्जैक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये है आपके लिए होमवर्क। और बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिस्टम कन्वर्जन वाले पे ही है। तो आप इसको सोल्व करोगे अपने घर से। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब आपका एक लेक्चर और आएगा, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, फिर हम बेसिक मैथ्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इनको करना मत भूलना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।